नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। आज हम बात करेंगे इसका जो हम थोड़े दिन पहले बताए थे, जो आजकल हमारा जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज का जो एकेडमिक वातावरण चल रहा है, वो कितना मुश्किल हो गया है कि किसी फैकल्टी या कोई स्टूडेंट या कोई टीचर अगर सही पब्लिकेशन करे, सही रिसर्च करे, उसके लिए कितना मुश्किल रास्ता है। क्योंकि आजकल रिसर्च करने के लिए बहुत दबाव है, बहुत दबाव है। यूनिवर्सिटी दबाव देते हैं, इंस्टीट्यूशन दबाव देते हैं, रैंकिंग वगैरह पूरा, नेशनल लेवल रैंकिंग, इंटरनेशनल लेवल रैंकिंग, पूरा आपका रिसर्च पब्लिकेशन जल्दी जल्दी करने का है, बाय ऑर्डर। जैसे आजकल T20 मैच फटाफट, तो हर साल दो रिसर्च करने फैकल्टी को, स्टूडेंट के ऊपर फैकल्टी का दबाव होता तो स्टूडेंट पे भी दबाव हो जाते हैं। यहाँ तक कि नए भर्ती होते फर्स्ट ईयर से, उनको बोलते हैं आप रिसर्च चालू करो। अरे मतलब बच्चा चलना नहीं सीखा, उसको दौड़ने बोलते हो। तो उसमें क्या होता है कि क्वालिटी ऑफ रिसर्च काफ़ी प्रभावित हो रहा है, क्वालिटी पुअर हो रहा है। और इससे कोई किसी को फायदा नहीं हो रहा, जनहित नहीं हो रहा है। इससे नुकसान की संभावना बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो शोध जो ठीक से नहीं किया और वो पेपर छप जाता है, और पेपर छपने से लोग मिसगाइड हो जाएंगे, गलत दिशा में चले जाएंगे, अगर वो पेपर जो रिसर्च ठीक से नहीं किया है। या कई बार तो बेईमानी भी करना पड़ता है, या करते हैं, मजबूरी कई बार ऐसे हो जाता है। और ऐसे में कैसे कोई आदमी अपना ऑनेस्टी से चलेगा, ईमानदारी से चलेगा, अपने जो चलेगा वो पीछे रह जाएगा। मतलब ऐसे ऐसे ये रहते हैं, एक्सपेक्टेशन रहते हैं, ऐसी आशाएं रहती है फैकल्टी से कि साल में दो रिसर्च कौन फैकल्टी कर सकता है। बड़े बड़े रिसर्चर एक रिसर्च 10 साल से ज़्यादा लग जाते थे। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में 10 साल लिए थे उसने। आज के ज़माने में आइंस्टाइन को शायद कोई कॉलेज में नौकरी नहीं मिलता, अगर 10 साल में एक पेपर निकालता तो। यहाँ पे तो हर कॉलेज बोलता है, मेडिकल कॉलेज भी, जो कि डॉक्टर्स रहते हैं, जो कि ऑपरेशन थिएटर, ओपीडी पेशेंट देखने में व्यस्त रहते हैं, अगर वो साल में दो रिसर्च कहाँ से करेंगे। या तो फिर टीचिंग भी करना पड़ता है। टीचिंग का कोई नहीं पूछता, पेशेंट कैसे देख रहे हैं कोई नहीं, पर रिसर्च कैसे कर रहे हैं, उससे काफ़ी दबाव आ जाता है। और इससे, इसमें एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल हो गया है। क्योंकि अगर इतने सारे, अगर हम अभी मेडिकल के ज़्यादा बात कर रहे हैं, पर ये सभी कॉलेज में है, नॉन मेडिकल कॉलेज में भी है, साइंस कॉलेज सब में आजकल रिसर्च का चल रहा है। यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स के लिए गिनती की जाती है, कितना इसका क्वालिटी नहीं देखा जाता है। तो अभी हम अगर मेडिकल का ये ले, तो इतने 600 मेडिकल कॉलेज है, उसमें कितने फैकल्टी है, कितने हजारों में हो जाएंगे। उतने तो जर्नल नहीं है जिसमें रिसर्च छपेगा। भाई छपने के लिए जर्नल भी चाहिए ना आपको, साइंटिफिक जर्नल चाहिए, उसका पीयर रिव्यू होगा। पीयर रिव्यू मतलब दूसरे साइंटिस्ट को जाता है, वो आपका रिसर्च देखते हैं, उसको देखते हैं ठीक से, मेथोडोलॉजी ठीक है कि नहीं, उसका सब्सटेंस ठीक है कि नहीं, फिर कुछ कमेंट्स देंगे, वो रिवाइज होंगे। तो ऐसे में टाइम लगता है, और साल में दो करना है, पहले रिसर्च में भी टाइम लगता है। तो इसमें ये होता है कि इसमें बिचौलिया बहुत आ गए हैं, बिचौलिया जर्नल्स आ गए हैं, बहुत सारे जर्नल्स आजकल हो गए हैं। और जर्नल्स ऐसे हो गए हैं कि पेड जर्नल्स हो गए हैं, ओपन एक्सेस जिसको कहते हैं, ओपन एक्सेस जर्नल। तो उसमें आप पैसा दो, आपका पेपर छप जाएगा जल्दी। कुछ तो प्रीडेटरी जर्नल में चले गए। प्रीडेटरी मतलब जो कि बड़ा जानवर छोटे जानवरों को खाता है, प्रीडेटर्स जंगल में जो होते हैं। तो वो उनके नाम दे दिया, एक जेफरी बिल थे, उन्होंने नाम दिया ये प्रीडेटरी जर्नल्स है। ये जर्नल पैसा लेके कुछ भी छाप देते हैं, जो कि मोस्टली इंडिया, अफ्रीका, छोटे मोटे कंट्री के जो थे, उसको प्रीडेटरी जर्नल कर दिया है। ये जर्नल डिस्क्वालीफाई कर दिया है, ये जर्नल सब स्टैंडर्ड है करके।
क्योंकि वो कम पैसा लेते थे, 10,000 20,000 30,000 लेके छाप देते थे। पर अभी बड़े बड़े जो जर्नल्स है, लैंडसेट है, बीएमजे है, उन्होंने देखा कि ओपन एक्सेस में पैसा है, तो उन्होंने प्लॉस मेडिसिन निकल गया, प्लॉस वन निकल गया। वो एक एक पेपर का 3 लाख रुपए लेते हैं ओपन एक्सेस में, जो ऑथर देता है, और उसका पीयर रिव्यू वगैरह करते छाप देते हैं। 3 लाख कहाँ से लाएगा एक गरीब ऑथर? जिन लोगों को ग्रांट मिलता है वो फार्मा कंपनी आ जाता हूँ। मैं पहले भी ये सब मैं पहले भी बता चुका हूँ, चलिए ये सब आज बात नहीं करते, ये पहले मैं बता चुका हूँ इसके ऊपर। मैट्रिक्स के ऊपर बताया, यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स के ऊपर बताया हमने कि हम भरोसा कर सकते कि नहीं। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसे जो आजकल का जो वातावरण है, पढ़ाई का जो वातावरण है, सरस्वती का जो वातावरण है, जिसको कि हम पवित्र समझते थे, वो इतना दूषित हो गया है कि एक इंसान जो कि सच्चे पथ में चलना चाहता, उसके लिए कितना मुश्किल है ये काम। तो इसमें मेरे को एक किताब हाथ लगा था थोड़े दिन पहले, जिसको नाम है, गुरशरण दास ने लिखा है ये किताब। ये किताब का नाम है आपका द डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड, डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड। तो ये मेरे को किताब का टाइटल से ही समझ में आया कि आज के तारीख में जो एकेडमिक्स में है, जो अध्यापक है, जो स्टूडेंट्स है, जो कि गुड रहना चाहते हैं, जो कि गलत तरीका नहीं इस्तेमाल करना चाहते अपने रिसर्च में, उनके लिए कितना डिफिकल्ट है। क्योंकि इसी में एक रिट्रैक्शन वॉच निकलता है, एक न्यूज़लेटर आइवन ओरेंस की है। वो हर न्यूज़लेटर में निकालते हैं कि कौन कौन से पेपर गलत निकले बाद में। जो पेपर में गलतियां निकलती है वो पेपर विड्रॉ हो जाता है, रिट्रैक्शन हो जाता है। तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने, वो एक प्रकार के वॉच डॉग है, रिट्रैक्शन वॉच। वो पता करते हैं कि कैसे डिसऑनेस्टी हो रहा है रिसर्च में, या उनका भी काम मुश्किल है। डिसऑनेस्टी इतना होता है, वो खुद कहते हैं, वो खुद कहते हैं कि बहुत कम मात्रा में 10% भी डिसऑनेस्टी नहीं पकड़ा जाता है, 90% डिसऑनेस्टी पकड़ा नहीं जाता है। वो खुद कहते हैं, कितना भी आप ये कर लो। और वो उन्होंने एक जगह ये भी लिखा है, बड़े दुख के साथ लिखा है कि द मोस्ट कॉमन आउटकम सबसे ऑफ डिसऑनेस्टी इज अ सक्सेसफुल कैरियर। रिसर्च डिसऑनेस्टी का मतलब, जो रिसर्च डिसऑनेस्टी करते हैं उनका कैरियर ऊपर जाता है। अब ये कितना जनहित, जन के लिए ये कितना नुकसान कर सकता है ह्यूमैनिटी के लिए। क्योंकि वो ऊपर जाते हैं तो वो ऐसे ही उनको, ईमानदारी तो था नहीं, रिसर्च में ईमानदारी नहीं किया तो बाकी में भी शायद कितना ईमानदारी करे पता नहीं। तो ऊपर जाते हैं, पावर में चले जाते हैं, कैरियर अच्छा होता है। और जो ईमानदारी से करते हैं वो आइंस्टाइन जैसे 10 साल में एक पेपर निकालेंगे, और उनका जो दूसरा साथी होगा वो 10 साल में 20 पेपर निकाल लेगा। तो वो गिनती में वो ऊपर चला जाता है। तो ये मैं समझ रहा कि ये इन्होंने किताब लिखा है कि इन्होंने यहाँ से नहीं, ये एकेडमिक इससे नहीं लिखा है, ये जनरल आज का जो सोशल वैल्यू सिस्टम है उसके ऊपर इन्होंने टिप्पणी किया है। इस किताब में जो है एक सोशल वैल्यू सिस्टम है, वो कितना नीचे स्तर तक पहुंच गया है। और इनको काफी इसमें ये काफी चिंतित थे ये। गुरशरण दास आपने नाम सुना होगा, काफी कॉलम लिखते थे ये, काफी एंटरप्रेन्योर थे, काफी इन्होंने कई बड़े बड़े और इसमें काम किया है, इन्होंने काफी जगह कंसल्टेंसी किया है। फिर ये कई किताबें भी लिखी है इन्होंने। और इनका जो ये है कि एक ये इसमें काफी ये इन्होंने टिप्पणी किया है कि आजकल जो डिसऑनेस्टी इन ऑल एस्पेक्ट्स, हम खाली, और हमारे सरस्वती जो एक एकेडमिक में हो गया, हमारे जो पढ़ाई लिखाई, जो विश्वविद्यालय स्कूल जहाँ पे कि यंग लोगों को फ्यूचर वैल्यू सिस्टम, तो ये सबसे ज़्यादा हमको लगता है कि ये हमारे लिए चिंता वाली बात है कि अगर यहीं पे अगर नहीं रहा, ईमानदारी नहीं है, और ऐसे इसमें बिचौलिया, जो रिसर्च में बिचौलिया आ गए, जो रिसर्च में आपको पैसा दे के जर्नल्स आ गए, बिजनेस मॉडल बन गया है, तो उसमें क्वालिटी कम हो गया, क्वांटिटी ज़्यादा हो गया।
तो ये डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड का मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ कि कैसे कैसे इसको इन्होंने इनको दिमाग में आया कि इसको लिखा जाए, विचार आया। तो ये इन्होंने दिया है कि सोशल वैल्यू सिस्टम, इन्होंने देखा चारों तरफ डिसऑनेस्टी है, करप्शन है। और इनको सबसे बड़ा सदमा जब पहुंचा, जब आपको मालूम होगा कुछ साल पहले सत्यम सत्यम बड़ा आईटी कंपनी था, उसका जो मालिक थे, सीईओ थे, राजू थे, मिस्टर राजू। वो उनके अगेंस्ट करप्शन चार्जेस हुए, उन्होंने काफी घोटाला किया, वो दोषी पाए गए। उसमें ये गुरशरण दास ने उनके बारे में लिखा है, शुरू में लिखा है कि ये किताब उनको कैसे लिखने में आया। तो उन्होंने लिखा है कि ये उन्होंने सत्यम, जो मिस्टर राजू को वो जानते थे, और ये जानते थे कि बहुत ही कॉम्पिटेंट, बहुत ही हार्ड वर्किंग, बहुत ही मेहनती ये थे इंसान मिस्टर राजू। और वो कभी सोच भी नहीं सकते कि ये इतना बड़ा घोटाला करेंगे। तो जब मिस्टर राजू का किस्सा हुआ, इतना ब्रिलियंट, वो चाहते, उनको जरूरत ही नहीं था मिस्टर राजू को ये करने का, ऐसे ही इतना सक्सेसफुल थे, ऐसे ही सत्यम का इतना ये था, ऐसे थे। जब उन्होंने देखा कि मिस्टर राजू जैसे इंसान भी अपने नैतिकता से नीचे गिर गए, तो वो काफी, वो उनको झटका लगा एक प्रकार से, वो काफी सदमा हुआ, और वो खुद डिप्रेशन में चले गए थे वो। कौन? गुरशरण दास। और डिप्रेशन में चले गए क्योंकि ओवरऑल जो माहौल देख रहे थे। तो उन्होंने फिर महाभारत का थोड़ा बहुत उनको नॉलेज था, महाभारत और ये, तब उनको उसमें वो ढूंढने लगे जवाब। महाभारत में, इसमें इसके जो टीचिंग्स है महाभारत के, जो इसमें से जो हमको मैसेज मिलता है, इसमें फिर उन्होंने कहा कि उनको इतना अच्छे से नहीं आता था संस्कृत, तो वो और अध्ययन करना चाहते थे महाभारत का, कि वो अध्ययन करके उसका जो महाभारत का इतने साल पहले लिखा था, और आज के जमाने में भी वही चीजें हो रही है। तो वो आज के जमाने में जो नैतिकता से गिर रहा है इंसान, उसका जवाब वो महाभारत के टाइम से कंपेयर करने की कोशिश कर रहे थे। और इसमें पूरे किताब में इन्होंने महाभारत के एग्जाम्पल दिए हैं, उनके जो कैरेक्टर्स दिए हैं, और उससे अभी के कुछ कैरेक्टर्स का उन्होंने कोशिश किया है, धर्म क्या है, एथिक्स क्या है, और अभी आज के ज़माने में उसका क्या ये रेलिवेंस है। इसके लिए वो कुछ साल के लिए यूरोप में गए, कोई स्कॉलर, यूरोपियन कोई स्कॉलर, संस्कृत स्कॉलर जो कि महाभारत का स्कॉलर था, उनसे ये महाभारत सीखने के लिए गए, या उसका मीनिंग पता है। अब देखिए, सोचिए कितना उनको ये था, ये जवाब ढूंढने का। वहां पे फिर लोगों ने उनसे पूछा कि आप वहाँ क्यों जा रहे हैं, ये अपने इंडिया में इतने महाभारत के स्कॉलर है, वाराणसी में, इसमें। तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे इंडियन जो होगा उनको थोड़ा नजरिया निष्पक्ष नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा ही टेक्स्ट है। तो हमको चाहिए कि थर्ड पार्टी जो कि ऑब्जेक्टिव ये दे सके महाभारत के ऊपर, उनका जो अंदर का जो, उनका जो इसके बारे में विचार है महाभारत के बारे। तो वो देखिए कितना साइंटिफिक अप्रोच था इनका, इतना साइंटिफिक अप्रोच था। अभी देखिए, इन्होंने एक किताब ही लिखा है, वो इतना ऑनेस्टी, इतना साइंस की, कोई निष्पक्ष कोई स्कॉलर के पास गए, अपने पैसे से वहाँ पे उनसे सीखा। और अभी देखिए, साइंस में इतना ईमानदारी नहीं हो रहा जहाँ पे होना चाहिए, विज्ञान में या शोध में। शोध में उल्टा हो रहा है, हम स्पॉन्सर कर रहा है फार्मा अपना ये प्रमोट करने के लिए, उससे हमारे साइंटिस्ट और उससे हमारे जितने एकेडमिक, उनके ऊपर ऐसे ही प्रेशर रहता है। वो भी तो चारों तरफ से मजबूर है, उनको भी रिसर्च करना, अब जो फंड दे रहा है उसी का ये बात सुनेंगे वो ऐसा, मतलब ऐसे एक माहौल में फंस गया है सब। किसी एक आदमी की गलती नहीं है, पूरा सिस्टम है जो भी है। तो इन्होंने इतना मेहनत करके फिर ये किताब लिखा है, पढ़ने लायक किताब है। इसमें काफी वैल्यू सिस्टम है, काफी शांति भी मिल जाती है आत्मा को, कि भाई ये ऐसा लोगों का ऐसा ही रहा, इतिहास रहा है। और अभी हम ये इससे तो मेरे को अभी का समझ में आया कि ये, हम भी डिप्रेस हो जाते हैं जब देखते हैं कि चारों तरफ एकेडमिक्स में कितने आशा से यंग बच्चे आते हैं, और जब उनको डिsillusionment होता है तो फिर बहुत फिक्र होता है कि आगे जाके इनको कैसा। अच्छे लोग तो ड्रॉप आउट हो जाएंगे जहाँ पे ब्रेन्स की जरूरत है एकेडमिक्स से, और जो लोग थोड़ी बहुत बेईमानी करेंगे ऊपर जाएंगे, वो भी कितना ये हो सकता है।
तो ये तो मेरे को लगा कि ये समस्या, डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड, सही में डिफिकल्ट है। और ये मेरे को तब और लगा जब कुछ बच्चे जो आते हैं, जो खुद बहुत सिंसियर है, बहुत ऑनेस्ट है, जो अच्छा रिसर्च करना चाहते हैं, वो मेरे को पूछते हैं कि कैसे करें। तब मैं बोलता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये आप सच रहोगे तो डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड। तो फिर मेरे को, ये तो गुरशरण दास की कहानी है। उनको तो महाभारत का, मेरे को तो बहुत ही कम, थोड़ा बहुत ज्ञान है। हम पहले सुनते थे, सीरियल आते थे, फिर हमने भी महाभारत पढ़ा है, इंग्लिश ट्रांसलेशन, हमको संस्कृत तो आता नहीं है, थोड़ा आइडिया है। तो हमने बोला पर इतने तो हम स्कॉलर नहीं है कि हम भी यूरोप जाके कहीं से सीखें। पर हमने कुछ, एक किताब दूसरा पढ़ा था हमने, कई साल पहले, हम जब शायद कॉलेज में थे, 70s में, तब हमने पढ़े थे एक संडे जेंटलमैन। ये अपना, ये ईस्टर्न विजडम है, हम वेस्टर्न विजडम दे रहे हैं। एक संडे जेंटलमैन हमने किताब पढ़ा था, वो कलेक्शन ऑफ एसेस थे, लेख, बहुत सारे एसेस थे, और उसका टाइटल था संडे जेंटलमैन। वो किसने लिखा था? इरविंग वैलेस ने। इरविंग वैलेस बहुत बेस्ट सेलर था, अभी हमारे टाइम उम्र के जो लोग हैं उनको शायद जानेंगे। उन्होंने द प्राइस लिखा था, द मैन लिखा था, द प्लॉट लिखा था, काफ़ी अच्छे रिसर्च करके वो बड़े बड़े नॉवेल्स लिखते थे। पर ये द संडे जेंटलमैन उनका कलेक्शन ऑफ एसेस था, निबंध थे, और बहुत हाई क्वालिटी के थे, फंटेस्टिक। तो ये संडे जेंटलमैन में उन्होंने क्या लिखा है, कि इसका नाम संडे जेंटलमैन क्यों दिया, ये लिखा है। वो पहले लेखक नहीं थे, वो क्या थे? जर्नलिस्ट थे। एक न्यूज़पेपर में कॉलम लिखते थे, इंग्लैंड में। उसके न्यूज़पेपर में कॉलम लिखते थे, और जो भी कॉलम अपने मर्जी से लिखते थे, उनका जो संपादक था, एडिटर, उसको वो काट देता था, बोलता था नहीं, ये कॉलम आपको वो लिखना है, मसाला लिखना है, जरा बड़ा चढ़ा कर। जैसे जर्नलिज्म जो होता है, अभी भी वही हो रहा है, पहले भी जर्नलिज्म में बोले थे आप ऐसा लिखो जो टारगेट ऑडियंस को, सेंसेशनल बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। तो उनको ये, अच्छे लेखक थे, पर वो मजबूरी में लिखना पड़ता था, पर उनको एक ये होती थी, घुटन सी होती थी कि क्या करे क्या करे। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक, पहले का एक रिवाज था इंग्लैंड में, इनके भी, ये तो करीब 20वीं सदी में ही थे ये, 17th सेंचुरी में, 17वीं सदी में इंग्लैंड में एक रिवाज था कि जो लोग कर्ज लेते थे, जिन लोग उधारी लेते थे, उनको, कानून बहुत स्ट्रिक्ट था इंग्लैंड में, कि उन लोग अगर रास्ते में पकड़े जाते थे, उधारी लौटाते नहीं थे, जिन लोगों ने उधार दिया है, वो अगर पुलिस कंप्लेन कर देते थे, तो उधारी लेने वाले को गिरफ्तार करके जेल में डाल देते थे वो। पर एक उसमें छूट था, कि संडे को कोई भी किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता है, और ना ही कोई उधार वापस मांग सकता है, क्योंकि संडे बहुत सेक्रेट होता था इंग्लैंड में। गॉड का डे होता था, लॉर्ड्स डे होता था, साबात कहते हैं, लोग चर्च जाते थे। तो संडे को कोई किसी को ना गिरफ्तार करेगा, ना कोई किसी से पैसे मांगेगा। तो जितने भी उधारी लेने वाले लोग होते थे, जिनको डर था कि हम पकड़े जाएंगे, वो संडे को आ जाते थे घूमने घामने, टाई वाई सूट पहन के, और ड्रिंक करते थे और एंजॉय करते थे। संडे को कोई नहीं पकड़ सकता था, आराम से ठाट से आते थे, और मंडे से अंडरग्राउंड चले जाते थे, मंडे टू सैटरडे, फिर संडे को आते थे। तो इनको संडे जेंटलमैन कहा जाता था, द संडे जेंटलमैन। तो इरविंग वैलेस ने कहा कि ये, मैं तो उधार नहीं, मेरा को वो वाला प्रॉब्लम नहीं था, मैं तो अपने को कुछ भी लिख के मैं ये कर लेता था अपना, जो। तो मैंने सोचा कि हम भी संडे जेंटलमैन अपने लेख में बनेंगे, कि 6 दिन हम एडिटर के लिए काम करेंगे, जिस पेपर को हमको था। एक दिन हम क्या करेंगे, संडे रखेंगे, जो कि अपने मर्जी से लिखेंगे, जो हमको पसंद है, अपने स्टाइल से लिखेंगे। तो उन्होंने ऐसे हर संडे को कुछ कुछ लिखते थे, और वो डायरीज रखते थे, और 20 साल तक उन्होंने कलेक्ट किया, और 6 दिन काम करते थे, बाकी लोग उधारी अपना रोजी रोटी के लिए, एक दिन अपने लिए रखते थे। और 20 साल में उनका इतना कलेक्शन हो गया, वो कलेक्ट करके उन्होंने संडे जेंटलमैन छापा, उस बेस्ट सेलर हो गया, उससे पैसे मिले उनको। फिर दूसरे किताब लिखे, उससे और पैसे मिले, तो धीरे धीरे वो संडे मंडे ट्यूसडे 3 दिन काम करेंगे अपने मर्जी से, फिर धीरे धीरे पूरा उनका चुका दिया, उनको नौकरी की जरूरत नहीं पड़ी, तो वो पूरे फ्री हो गए। तो संडे जेंटलमैन। और उन्होंने कहा कि ये रियल लाइफ में भी कुछ संडे जेंटलमैन का उन्होंने उदाहरण दिया। 17th सेंचुरी में एक लेखक थे,
आपने पढ़ा होगा बचपन में रॉबिन्सन क्रूसो, उसके ऊपर शायद पिक्चर भी बना कि कोई जहाज टूट जाता है और अकेला आदमी एक आइलैंड में, द्वीप में अकेला बसता है, और वो अकेला ही रहता है। फिर एक मैन फ्राइडे मिलता है, उसकी कहानी है रॉबिन्सन क्रूसो, शिपव्रेक का। उसके जो ऑथर थे डैनियल डिफो, उनका भी पैसा नहीं था, वो उधारी वाले थे, तो वो भी अंडरग्राउंड जाते थे। 17th सेंचुरी में उनका रहते थे उन जमाने में वो। और वो भी फिर संडे को ऊपर आते थे। फिर उनका जब रॉबिन्सन क्रूसो बेस्ट सेलर हो गया, पैसे मिले, तब वो सब पैसे लौटा दिए, और फिर वो बाकी दिन भी ऊपर आने लगे। तो ऐसे कहानी, तो ये इससे मेरे को एक ये मिला कि ये उपदेश मैं देता हूँ अपने जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं उनको। बोलता देखो यार, तुमको कैरियर भी तो जरूरत है, तुमको जॉब नहीं मिलेगा या प्रमोशन नहीं मिलेगा, तो तुम मिनिमम करो, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, 2 पेपर एक, पर अपने अच्छे पेपर जो कि जिसमें आपने बिल्कुल ऑनेस्टी से काम किया है, वो खाली संडे के लिए रखो। अपने मर्जी से करो, बेशक अभी नहीं छापो, 2 साल में या 20 साल बाद छापो। जैसे वो संडे जेंटलमैन में इरविंग है, धीरे धीरे आप इतने केसेस देखते मरीज है, तो जेन्युइन जो आपके फाइंडिंग्स है वो रिकॉर्ड करो, और आप धीरे धीरे एक्सपर्टीज और आपको आत्मविश्वास आएगा। वो टाइम वो नहीं रहेगा वो काम। और जो इतना मिनिमम आप करो, जल्दी से 2 कॉल, पर ऐसा भी काम नहीं करो जो आप रिक्वायरमेंट है आपका प्रमोशन के लिए कि जिसमें कि किसी नुकसान हो, किसी किसी जनहित में ना हो। ऐसा क्या माइल्ड करो, ऐसा कुछ करो, कोई ऐसा स्ट्रांग दवाई के बारे में रिसर्च ना लिख दो, या करो या ठीक से नहीं करो या बेईमानी से करो जिससे नुकसान हो सकता है। ऐसा सोच समझ के करो जिसमें कि, पर उसमें दम हो नहीं हो वो पर दम वाला काम आप अच्छे जर्नल में और उसको अच्छे से करो। ये अपना एक एक जमीर, एक पोर्शन अपने दिल में एक कोने में रखो ऑनेस्टी का। और जैसे जैसे आप केपेबल हो गए, आपको नौकरी की शायद स्टेबल हो जाओगे, आप सिक्योर हो जाओगे, आपके पेपर वो संडे वाले पेपर आ जाएंगे, फिर बाकी कचरा पेपर करने की शायद जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको। और धीरे धीरे यू विल बिकम, यू स्टार्ट विथ अ संडे जेंटलमैन, एक पोर्शन से धीरे 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 आप पूरा ऑनेस्टी रिगेन करोगे। आज नहीं तो कल कभी, अगर आप में थोड़ा भी वो बचा हो ऑनेस्टी, पूरा ऑनेस्टी वाइप आउट नहीं करो। 7 दिन में एक दिन ऑनेस्टी के लिए रखो आप। क्योंकि अभी हम समझते हैं कि चारों तरफ वातावरण बहुत ही ये है, सरवाइव होना ही मुश्किल हो गया है। पर एक दिन भी अगर रखोगे तो जैसे आपका ये होगा, आपको फ्रीडम मिल जाएगा किसी दिन, एक्चुअल आज़ादी जिसको कहते हैं, कि किसी के इस पे नहीं रहोगे, दबाव में नहीं रहोगे। ये मैं, एक तो सरस्वती को साफ करने के लिए है जो कि थोड़ा ये हो गया। दूसरा ये, कुदरत में भी ऐसा हो रहा है अभी जो रिसर्च बताता है। अभी आपको मालूम है, थोड़े दिन पहले काफी विवाद हुआ था कि ये जो कुंभ मेला हुआ था संगम में, संगम में काफी पोल्यूशन हो गया। फिर कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि नहीं, उसमें सेल्फ क्लीनिंग पावर रहता है, अपने आप पवित्र हो जाता है गंगा। गंगा राम तेरी गंगा मैली होती है, साफ भी हो जाता है। क्योंकि थोड़ा सा पोर्शन में भी थोड़ा बैक्टीरियोफाज रहता है, कुछ वायरस रहते हैं जो बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं, जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं। तो वो बैक्टीरियोफाज से रिवर वाटर क्लियर हो जाता है, गंगा साफ हो जाता है। तो मैं वही सोच रहा था कि ऑफ कोर्स अभी तो ज़्यादा पोल्यूशन होगा तो शायद उतना नहीं होगा, पर धीरे 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 अगर बाकी टाइम इतना लोड ना हो तो अपने आप गंगा भी अपने आप को साफ कर लेता है। आदमी कानून बनाता है, प्रोजेक्ट बनाता है, वो भी उसमें भी बिचौलिए आ जाते होंगे। जैसे अपने एकेडमिक्स में बिचौलिए आ गए, जर्नल्स आ गए, पेमेंट आ गया, ओपन एक्सेस आ गया, पैसा दो छापो जो भी छापो। 3-3 लाख लेते हैं जो बीएमजे ओपन है एक पेपर का। उसमें तो मेरे को कहीं ये नहीं लग रहा है कि, तो जैसे इंसान को भी अगर थोड़ा सा 7 दिन में से एक दिन रखे अपने लिए, और गंगा भी थोड़ा सा पोर्शन में बैक्टीरियोफाज रखे, तो समय सब साफ कर दे शायद। तो आज हमको ये मैसेज देना चाह कि हमने अपने फील्ड में तो देख लिया जो कि काफ़ी मुश्किल है, डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड। और आप अपने फील्ड में भी देख रहे होंगे, गुरशरण दास ने अपने इसमें देखा, बिजनेस में देखा, क्योंकि वो बिजनेस कंसल्टेंट था, तो उसने देखा। तो आशा रखते हैं थोड़ा भी पोर्शन है वो फिर धीरे धीरे
ये होता है, और ये महाभारत के समय से चला आ रहा है, तो ज़्यादा हमको थोड़ा आशा रखना चाहिए, आशा की किरण। तो आज यही मैसेज देना था। धन्यवाद।